नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने संग्रहालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा का पार्ट थर्ड लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरे मोबाइल में कुछ टेक्निकल समस्या आने के कारण मैं समय पर अगला पार्ट अपलोड नहीं कर पाया। तो दोस्तों चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न था वो है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर किसने अधिकार कर लिया था? विकल्प एक है बिंबिसार, विकल्प दो है धनानंद, विकल्प तीन है अजातशत्रु, विकल्प चार है महापद्मनंद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है महापद्मनंद। हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, इसे खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था और यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग पर चेदी राजवंश का शासन था और इसके पहले शासक थे वो राजा महामेघवाहन थे और तीसरे शासक थे वो थे खारवेल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, गुप्त काल में व्यापारियों का प्रमुख कहलाता था? विकल्प एक है कुलिक, विकल्प दो है सृष्टि, विकल्प तीन है सारथवा, विकल्प चार है समाहर्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प तीन सारथवा। गुप्त काल में व्यापारिक प्रदान को सारथवा के नाम से जाना जाता था। सार्थ यानी व्यापारियों का समूह और श्रेष्ठी यानी निगम के प्रदान को श्रेष्ठी कहा जाता था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मगध साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लिच्छवी शासकों के विरुद्ध मगध के हर्यक वंश के किस शासक ने रथमुसल, महाशिलाकंटक और शिला प्रक्षेपास्त्र, जिससे कैटापुल्ट भी कहते हैं, नामक हथियारों का प्रयोग किया? विकल्प एक है उदयभद्र, विकल्प दो है अजातशत्रु, विकल्प तीन है बिंबिसार, विकल्प चार है नादसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प दो है अजातशत्रु ने रथमुसल, महाशिलाकंटक और शिलापेक्ष पास्त्र नामक जो हथियार थे इनका प्रयोग किया था। अजातशत्रु का नाम उपनाम था कुणिक था और यह जैन मतानुयायी थे। इसका लिच्छवियों से युद्ध हुआ। उस इसका जो कूटनीतिक मंत्री था वो था वस्कार था। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिलाकंटक, रथमुसल आधुनिक टैंकों के समान का एक अस्त्र था जिससे भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे, और महाशिलाकंटक है वह भारी पत्थरों की मार करने वाला एक शिला प्रक्षेपास्त्र था। इस प्रकार इन दोनों हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था लिच्छवियों के विरुद्ध। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एहोल के लाड खान मंदिर अभिलेख में ब्राह्मण व्यापारियों द्वारा स्थापित श्रेणी का नाम था? विकल्प एक है अंजू वनम, विकल्प दो है पुलरिका, विकल्प तीन है यन्नी ग्रामन, विकल्प चार है आया बोल। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प चार है आया बोल। एहोल को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है और द्रविड़ शैली में लाड खान नामक मंदिर कर्नाटक बीजापुर में बना हुआ है। एहोल में लगभग 500 मंदिर बने हुए हैं और जो व्यापारियों द्वारा यहाँ जो श्रेणी स्थापित की गई थी उसे अया बोलू या अया बोल भी कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है और उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों के अत्यंत सुंदर कतारें हैं। 16वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने शासक कृष्णदेव राय के समय प्राचीरबद्ध नगर हम्पी का उपरोक्त रूप से वर्णन किया है? विकल्प एक है डुआर्टे पचेको, विकल्प दो है फर्नाओ नूनीज, विकल्प तीन है फर्डिनेंड मैगलेन, विकल्प चार है डोमिंगो पेस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डोमिंगो
डोमिगो पेस, या इन्हें डोमिगो पाइसपी के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रश्न है ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी के अध्याय 6 से हूबहू लिया गया है। नगर व्यापारी शिल्पीजन जो चैप्टर है वहाँ से। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पाइस ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डोमिगो पेस होगा। अगला है, ऋग्वेद के अनुसार अप्सरा है स्वर्ग की नृत्यांगनाएं, गंधर्वों की पत्नियां, विकल्प 2, विकल्प 3 है जादूगर, विकल्प 4 है सामान्य स्त्रियां। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 1 है स्वर्ग की नृत्यांगनाएं। हिंदू ग्रंथों में स्वर्गलोक की 4 अप्सराओं का वर्णन मिलता है, उर्वशी, मेनका, रंभा एवं तिलोत्तमा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? विकल्प 1 गार्गी संहिता, विकल्प 2 है रघुवंश, विकल्प 3 है मुद्रा राक्षस, विकल्प 4 है मालविकाग्नि मित्रम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, देखिए इस प्रश्न की अगर व्याख्या की जाए तो अश्वमेध यज्ञ के जो इनके पुरोहित थे उनका नाम था पतंजलि, और जो गार्गी संहिता है इसमें यवन आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है, और अयोध्या जो अभिलेख है जो धनदेव ने लिखवाया था उसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है। जबकि इस प्रश्न में जो अयोध्या अभिलेख है उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर हम देखें तो अयोध्या अभिलेख सही उत्तर है, जो कि इसमें विकल्प में नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्म से उत्कर्ष किसे बताया गया है? विकल्प 1 है काम, विकल्प 2 है अर्थ, विकल्प 3 है धर्म, विकल्प 4 है मोक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 4 है मोक्ष। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, मौर्य शासन में 100 ग्रामों की इकाई को क्या कहते थे? विकल्प 1 है कुल, विकल्प 2 है खारवटिक, विकल्प 3 है संग्रहण, विकल्प 4 है जनपद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 3 है। मौर्य शासन में 100 ग्रामों की इकाई को संग्रहण कहते थे। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई था, 100 ग्रामों के समूह को जो कहा जाता था वो संग्रहण कहा जाता था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें से देखिए, अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब, ये जो अमीर ए हाजिब है ये शाही उत्सवों का प्रबंधक था। और दूसरा है सर जानदर, ये था जो सुल्तान के अंगरक्षकों का नायक था। तीसरा है वकील दर, वकील दर था, उसका संबंध था दरबारी शिष्टाचार नियमों को लागू करने वाला। और चौथा है अमीर ए मजलिस, ये अमीर ए मजलिस था वो शाही महलों का प्रबंधक था, शाही महल की सेवाओं का प्रबंधक था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो हम देखते हैं। फर्स्ट में है अमीर ए हाजिब, फर्स्ट में
शाही उत्सवों का प्रबंधक। जो शाही महल की सेवाओं का प्रबंधक है वो है विकल्प ए। फर्स्ट में ए, और सज्जनदार जो था वो था सुल्तान के सेकंड में से, थर्ड में दे, वकील दर, और फोर्थ में है बे, यानी अमीर मजलिस, इसका शमशाही उत्सवों का प्रबंधक। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प दो। विकल्प दो सही उत्तर है। फर्स्ट विकल्प में ए, सेकंड में से, थर्ड में दे, फोर्थ में बे। विकल्प दो एकदम सही उत्तर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आईसीसी रोम रीऑर्ग पद्धति के अनुसार पेशेवर संग्रहालय भंडारण के मानदंड निम्नलिखित में से कौन से है। विकल्प एक है, ये में दे के रखा है, कोई भी वस्तु सीधे फर्श पर नहीं होनी चाहिए। भंडारण 24 घंटे अच्छी रोशनी वाला होना चाहिए। भंडारण में पंजीकृत वस्तुएं होनी चाहिए। बहुत भारी और भारी वस्तुएं फर्श पर रखी जा सकती है। प्रत्येक वस्तु का अपनी निजी स्थान होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जो वो है विकल्प ए बी और ई, ये सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी रोम यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय भंडारण द्वारा रीऑर्ग पद्धति द्वारा जो उन्होंने विकसित की है, यूनेस्को ने रीऑर्ग पद्धति विकसित की है। इसमें 42 देशों के 171 संग्रहालयों में व्यवहारिक कार्यशालाओं, परामर्श सत्रों व ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1905 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों की स्थापना की अवधारणा किसने की थी। विकल्प एक है सर मोल्टीमर व्हीलर, विकल्प दो है सर जॉन मार्शल, विकल्प तीन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विकल्प चार है एच हर गिब्स। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प दो है सर जॉन मार्शल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करें। सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है पारिस्थितिकी प्रदर्शनी है, उसका जो संबंध है वो है पारिस्थितिक प्रदर्शनी का संबंध है वो है इतिहास के एक दृश्य में व्यवस्थित लोगों के आदम मॉडलों द्वारा पुनर्निर्मित कमरा। और बी में है थर्ड डायरोमा है, वो है त्रिआयामी दृश्य जिसमें भरवां वन्य जीवन को चित्रित पृष्ठभूमि के विरुद्ध प्राकृतिक सेटिंग में व्यवस्थित किया गया है। और सी में है, चार ऑप्शन है, सी में चौथा है वो है वस्तुओं या नमूनों को मूल संदर्भ में दिखाना। और डी में है वो है विकल्प दो है समय अनुसार संग्रह है प्रस्तुत करना। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प एक होगा, ए में एक, बी में तीन, सी में चार, डी में दो। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में टोलेमी प्रथम
सोटर द्वारा स्थापित अलेक्जेंड्रिया में महान संग्रहालय माउसिन कहाँ स्थित था? विकल्प 1 है फ्रांस, विकल्प 2 है इटली, विकल्प 3 है मिस्र, विकल्प 4 है ग्रीस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 3 मिस्र। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। माउसिन नामक बड़े शोध संस्थान का यह एक हिस्सा था जो कला के 9 देवियों के म्यूज को समर्पित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 2008 की आईकॉम-सीसी शब्दावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया निवारक संरक्षण का हिस्सा है? विकल्प ए है का जो दे के रखा है उसमें है, ए में दिया है समेकन, बी में दिया परिवहन में सावधानी, 3 में उचित रूप से प्रहस्तन और 4 में जो है पर्यावरण प्रबंधन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 4 होगा, बी सी डी, पी सी और डी। सबसे पहले परिवहन, उसके बाद होगा प्रहस्तन जैसे हैंडलिंग भी कहते हैं, और लास्ट में जो होगा वो होगा पर्यावरण प्रबंधन। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प है 4। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अभिकथन ए है प्रदर्शनियाँ मुख्य रूप से अमौखिक संवेदी अनुभव है, और इसका कारण मैं देखे रखा आर, लोग शब्दों को पढ़ सकते हैं लेकिन प्रदर्शनी द्वारा प्रदान किए गए बहुआयामी अनुभव में अधिक रुचि लेने की अधिक संभावना होती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 1 सही है, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अगस्त 2023 में जोधपुर में आयोजित म्यूजियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 76वें वार्षिक सम्मेलन का विषय था। विकल्प 1 है महाराजा और उनके संग्रहालय, विकल्प 2 है भारतीय ज्ञान परंपराएं और संग्रहालय, विकल्प 3 है अमूर्त विरासत और संग्रहालय, विकल्प 4 है संग्रहालय को फिर से खोजना। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 2 होगा भारतीय ज्ञान और परंपराएं और संग्रहालय। जियो इंस्टीट्यूट की विशेष संग्रह टीम ने इस वार्षिक सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था और मेहरानगढ़ दुर्ग में यह आयोजित हुआ था 4 से 6 अगस्त 2023 तक। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संग्रहालय में दस्तावेजीकरण निम्नलिखित में से किस में सहायता करता है? विकल्प 1 है स्वामित्व का प्रमाण स्थापित करने में, 2 है वस्तु विशेष खोजने में, 3 है संग्रहालय में कुल वस्तुओं की संख्या ज्ञात करने में, 4 है जानकारी को वस्तु से जोड़ने में। इस प्रश्न का जो सही विकल्प उत्तर होगा वो होगा विकल्प 2 होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। संग्रहालय प्रलेखन संग्रहालय की वस्तुओं का भौतिक साक्ष्य भी प्रदान करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा ओरिएंटल तरीके और इतिहास का चित्रण और पूर्व में कला और प्रकृति की खासियत को स्पष्ट करने के रूप में परिभाषित किया गया है? ढाका म्यूजियम ढाका, विक्टोरिया म्यूजियम कराची, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। इस विकल्प का सही उत्तर है जो है विकल्प 3 सही उत्तर है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचार और विज्ञापन का संज्ञानात्मक प्रभाव है? विकल्प 1 है संग्रहालय के लिए वरीयता विकसित करना, विकल्प 2 है संग्रहालय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, विकल्प 3 है संग्रहालय देखने जाना, विकल्प 4 है संग्रहालय को पसंद करना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 2 होगा संग्रहालय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रदर्शनियों में शैक्षिक उद्देश्य अवधारणाओं में प्रमुख होता है? विकल्प 1 है सौंदर्य प्रदर्शनियाँ, 2 है शैक्षणिक प्रदर्शनियाँ, 3 है स्थायी प्रदर्शनियाँ, 4 है भावनात्मक प्रदर्शनियाँ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 2 होगा शैक्षणिक प्रदर्शनियाँ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से
उपयोग का सही उत्तर चुना आईपीएम के चरण और गतिविधियाँ। इस जो प्रश्न है उसका सही मिलान करेंगे तो देखिए आईपीएम के चरण है। सबसे पहला जो है वो है बचाव। बचाव का जो आएगा वो स्वच्छता में सुधार आएगा, और रोकना में आएगा अलग करना, और इसमें निरीक्षण करना आएगा पता लगाना, और प्रतिक्रिया का में जो आएगा वो आएगा डी में एक आएगा धूम्रीकरण। बचाव में स्वच्छता में सुधार। देखिए इसको हम दोबारा करते हैं तो ए में 4 आ जाएगा स्वच्छता में सुधार, और बी में 3 आएगा रोकना यानी अलग करना, और सी में पता लगाना में आएगा 2 आएगा निरीक्षण करना, और प्रतिक्रिया में जो आएगा डी में 1 आएगा वो आएगा धूम्रकरण। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प 4 होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है डिग संग्रहालय के मुख्य संग्रह में शामिल है मौर्य और बाद के काल की मूर्तियाँ, 2 है गांधार मूर्तियाँ, 3 है राजस्थान में सिंधु घाटी स्थलों की पुरातात्विक अवशेष, 4 है डिग के राजा महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं फर्नीचर आदि। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 4 सही उत्तर है डिग के महाराजा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं फर्नीचर आदि। डिग संग्रहालय राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। डिग जिसमें डिग के महाराजा व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं फर्नीचर इत्यादि संग्रह के साथ व्यवस्थित किया गया है। इस संग्रहालय में 547 दस्तावेजी वस्तुएं हैं जो गोपाल भवन व किशन भवन में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निवारक शासन के उद्देश्यों को निम्न में से किन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ए दे के रखा है बुनियादी सिद्धांतों को दैनिक रूप से लागू करना, आपदा की बाद की प्रतिक्रिया, 3 है स्टाफ के सभी सदस्यों की भागीदारी, 4 है समय पर निदान और उपचार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2 सही है ए सी और डी। ए बुनियादी सिद्धांतों को दैनिक रूप से लागू करना, सी जो है वो है स्टाफ के सभी सदस्यों की भागीदारी, और डी है समय पर निदान और उपचार। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा रंग संयोजन प्रदर्शनियों में सामंजस्यपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। ए में देख रखा पीला नारंगी लाल, बी में लाल और हरा, सी में बैंगनी और पीला, डी में लाल बैंगनी और नीला। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 3 ठीक लग रहा है। ए और बी पीला नारंगी लाल, और बी है लाल और हरा। लाल पीला व हरा जो रंग है वो सामंजस्यपूर्ण डिजाइन बनाते हैं, और इस प्रश्न का अगर दूसरा भी अगर उत्तर देखा जाए तो जो दूसरा भी उत्तर निकल रहा है वो ए और डी के रूप में भी निकल रहा है, जैसे पीला नारंगी और लाल, और डी ए व डी वाला भी निकल रहा है। इसमें देखिए कैसे डी में लाल बैंगनी और नीला। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पर जहाँ तक इस प्रश्न को तो सही माना जाए तो इसमें ए और बी ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 126वां है 12वां स्टफ्ड किए हुए जानवरों के लिए निम्न में से सबसे हानिकारक कीट कौन सा है। सिल्वरफिश, दिमक, तिलचट्टा, डर्मेस्टेट बिटल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 4 है डर्मेस्टेट बिटल, इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन संग्रहालयों में निवारक संरक्षण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। टूटी हुई वस्तुओं को पुनर्स्थापित करना, स्थानांतरण द्वारा जोखिम प्रबंधन, संग्रहालय देखभाल, बिगड़ी वस्तुओं का उपचार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है
टूटी हुई वस्तुओं को पुनर्स्थापित करना, यह सही उत्तर हो सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन अन्ना झरना द डेजर्ट म्यूजियम के लिए सही है? कौन सा कथन सही है? पहला ए में देख रखा, यह एक मुक्त आकाश ओपन एयर संग्रहालय है। इसके सीखने के अनुभव पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से जुड़े हैं। यह सिर्फ एक जातीय तमाशा है। इसमें झाड़ू का विशाल संग्रह भी है या संग्रह है। देखिए दोस्तों, जो अन्ना झरना है यह मरुस्थल संग्रहालय जंगल और बसंत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिकल्पना वर्ष 2000 में की गई थी और ये राजस्थान के जोधपुर के पास जो मुकलवास नामक स्थान है वहाँ पर बनाया गया है। इसे 2003 में जनता के लिए खोल दिया गया था और इसे जीवित संग्रहालय भी कहते हैं और इसे रूपायण नामक संस्थान द्वारा चलाया जाता है। सबसे बढ़िया ये बात है कि इसे झाड़ू संग्रहालय भी कहते हैं। इस प्रकार हम अगर इनके सही विकल्प देखें तो वो विकल्प हो जाएंगे ए, बी और डी। ए यह मुक्त आकाश संग्रहालय है, बी इसके सीखने ज्ञान पारंपरिक ज्ञान, और इसमें झाड़ू का विशाल संग्रह है, इस कारण से झाड़ू संग्रहालय भी कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, संग्रहालय प्रलेखन के लिए जेतन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? IGANCA द्वारा, CDEC द्वारा, TCS द्वारा, राष्ट्रीय संग्रहालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प 2, एकदम सही उत्तर है। CDEC द्वारा इसे विकसित किया गया है। HCDC ग्रुप CDEC पुणे ने जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर को डिजाइन व विकसित किया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, जिन वस्तुओं में पर्यावरण में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना है उन्हें एक बॉक्स या केस में रखा जाना चाहिए। कारण उसका आर दे के रखा, एक बॉक्स या केस के अंदर का वातावरण अधिक स्थिर होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2 है। ए आर दोनों व्यक्ति के रूप से सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, 2022 में 26वां आईकॉम सामान्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मिलानो, क्वेटो, रियो डी जेनेरियो, प्राग। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 4 है, प्राग में आयोजित किया गया था। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, जो बोहेमिया के मध्य वल्तानावा नदी पर स्थित है और यहाँ पर प्राग यूनिवर्सिटी, जिसे चार्ल्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, भी स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी वस्तु पर परिगण संख्या अंकित करते समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए? स्थायी स्याही, अपरिवर्तनीय, वस्तु के लिए सुरक्षित, सुपाठ्य। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हम देखेंगे तो विकल्प 4 यानी कि 1, 3, 4, स्थायी स्याही, वस्तु के लिए सुरक्षित और सुपाठ्य। परिगण संख्या का अर्थ है यह एक अनुक्रमिक संख्या है जो प्रत्येक अभिलेख या वस्तु को दी जाती है। जब इसे पुस्तकालय संग्रह या डाटाबेस से जोड़ा जाता है तो परिगण संख्या दी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है वो है, अंकन विधि स्थायी होने के साथ साथ प्रतिवर्ती भी होनी चाहिए। अभिकथन ए में देके रखा है, इसका कारण आ रहा है ताकि संख्या खींच जाने से खराब न हो और यदि आवश्यक हो तो उसे हटाया जा सके। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 3 होगा, ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग बड़ी वस्तुओं को उजागर करने या प्रकाश के पूल बनाने के लिए किया जाता है? विकल्प 1 है सूरज की रोशनी, विकल्प 2 है फ्लोरेसेंट ट्यूब, विकल्प 3 है फ्लोरेसेंट ट्यूब और टंगस्टन लैंप का संयोजन, विकल्प 4 है टंगस्टन स्पॉटलाइट। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर है टंगस्टन स्पॉटलाइट।
अगला जो हमारा प्रश्न हुआ, पंजीकरण प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण अंतिम चरण होता है? अधिग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टि, कैटलॉगिंग, विकल्प 2, विकल्प 3 है वस्तु का अधिग्रहण, विकल्प 4 है वस्तु पर अधिग्रहण नंबर लगाना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 1, अधिग्रहण में प्रविष्टि। हालांकि पंजीकरण प्रक्रिया में कहीं कहीं 5 चरण दे के रखे, कहीं 6 चरण भी दे के रखे है, तो इस प्रश्न में का उत्तर पूर्ण रूप से सही नहीं अभी कह सकते हैं। ये थोड़ा कहीं भी ध्यान में नहीं आया है। पंजीकरण प्रक्रिया में 5 चरण दे के रखे हैं, तो अधिग्रहण रजिस्टर में प्रविष्टि इसे ही हम अंतिम मान सकते हैं, जो हमारा ज्ञान है उसके आधार पर। अगला जो प्रश्न है वो है, सोलेंडर बॉक्स का प्रयोग किसके भंडारण के लिए किया जाता है? पहला है कपड़ा, विकल्प 2 है जूते, 3 है चमड़े के बस्ते, 4 है प्रिंट और चित्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प 4 होगा, प्रिंट और चित्र। सही उत्तर इसका जो है, इस जो सोलेंडर बॉक्स है इसे क्लेम सेल केस भी कहते हैं, जो पांडुलिपियों, मानचित्रों, प्रिंटों, दस्तावेजों, पुरानी व कीमती पुस्तकों को संग्रहित करने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर 4 है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता निम्न में से क्या है? स्मारक है, व्यक्ति संबंधित संग्रहालय है, या सी में देखे रखा है इतिहास संग्रहालय है, डी में विज्ञान संग्रहालय है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता एक स्मारक है, और यह स्मारक कोलकाता नगर में स्थित ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच में इसे निर्मित किया गया था। यह स्मारक तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्प कलाओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, संग्रहालय की वस्तुओं के प्रहस्तन हैंडलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बुनियादी नियम है? उभरे हुए हैंडल का रिम्स द्वारा उठाना, विकल्प 1, विकल्प 2 है जोखिम उठाना, विकल्प 3 है वस्तुओं की परत या ढेर लगाना, विकल्प 4 है आवश्यक होने पर ही वस्तुओं का प्रहस्तन करना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 4, आवश्यक होने पर ही वस्तुओं का प्रहस्तन करना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किसी संग्रहालय में QR कोड के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही है? QR कोड प्रदर्शनी और कलाकृतियों के बारे में गुणवत्तापूर्ण जानकारी साझा करने की क्षमता है। QR कोड रीडर काफ़ी भारी होते हैं। QR कोड संपर्क रहित कोड है। QR कोड ज़्यादा जगह नहीं करता। QR कोड ऑडियो गाइड, वीडियो प्रदर्शन या कला व कलात्मक विस्तृत लेखों से जुड़ नहीं सकता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 3 है, A, C और D। A, C और D। A, C और D। 139 में जो उत्तर उसका, संग्रहालय में एक QR कोड होता है जो प्रत्येक प्रदर्शनी के बारे में विशेष जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, आईकॉम की आचार संहिता के अनुसार वस्तुओं के अपरिग्रहण और निपटान से प्राप्त धन या मुआवजा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 है संग्रहालय कर्मचारियों के वेतन मजदूरी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, केवल संग्रह के लाभ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। विकल्प 3 है सामुदायिक सेवाओं के लिए दान दिया जाना चाहिए। विकल्प 4 है इसका उपयोग केवल संग्रहालयों की आउटरीच गतिविधियों में ही किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प 4 है, इसका उपयोग संग्रहालय की आउटरीच गतिविधियों के लिए ही किया जाना चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, परिवहन के लिए संग्रहालयों की वस्तुओं को पैक करने के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी कुशनिक सामग्री है? यहाँ पर कुशनिक सामग्री का अर्थ है जो नाजुक सामान होता है, जैसे कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। तो इसकी हम बात करें तो एसिड मुक्त ग्लोसिल पेपर, पॉलीएथिन फोम, पॉलीयूरेथिन फोम, बबल पैक। इस प्रकार से जो
इसका विकल्प सही है वो है 3 है BCD, बी पॉलीएथिलीन फॉर्म, सी पॉलीयूरेथेन फॉर्म और डी है बबल पैक। इन तीनों के का उपयोग कुशनिंग सामग्री में किया जा सकता है। संक्षरण के कुशनिंग सामग्री के संक्षरण हो सकता है। आईकॉम द्वारा अगला जो प्रश्न है वो है आईकॉम द्वारा दी गई संग्रहालय की नवीनतम परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे संग्रहालय के कार्यों के रूप में माना जाता है। ए में देख रखा संग्रहण, बी में है शोध, तीन में सी में है ज्ञान साझा करना और डी में है संरक्षण। आईकॉम एक संग्रहालय समाज की सेवा में गैर लाभकारी स्थायी संस्था है जो मूर्त व अमूर्त विरासत पर शोध, संग्रह, संरक्षण, व्याख्या व प्रदर्शनी करती है। आईकॉम का जो पूरा नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2 ABD संग्रहण, बी शोध, डी संरक्षण। संग्रहण, शोध, संरक्षण यह आईकॉम का मुख्य ध्येय है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शनी आगंतुकों को एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर कुछ नया देखने का मौका देती है। स्थायी प्रदर्शनियाँ, 2 अस्थायी प्रदर्शनियाँ, 3 पारिस्थितिक प्रदर्शनियाँ, 4 इंटरैक्टिव प्रदर्शनी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 3। इसका सही विकल्प 4 इंटरैक्टिव प्रदर्शनी इसका सही उत्तर है। इंटरैक्टिव प्रदर्शनी स्टैंड आगंतुकों को आकर्षित करने का एक आदर्श तरीका भी है। अगला प्रश्न है पूर्व प्रभावी प्रलेखन किसके लिए किया जाता है। दान से प्राप्त वस्तुओं का, पंजीकरण रजिस्टर से हटाई गई वस्तुओं का, भूतकाल में प्राप्त वस्तुएं जिनका कभी पंजीकरण नहीं हुआ हो, ऋण द्वारा प्राप्त वस्तुएं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 3 है भूतकाल से में प्राप्त वस्तुएं जिनका कभी पंजीकरण नहीं हुआ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा संग्रहालय की आउटरीच सेवा के अंतर्गत आती है। विकल्प जो इसमें दिख रखा है मोबाइल बस, स्कूल लोन किट, प्रदर्शनी वेदिकाओं के दौरे, खोज केंद्र। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2 है 1 2 3 4 मोबाइल बस, स्कूल, प्रदर्शन और खोज केंद्र। किसी वस्तु की परिगण संख्या 98.15.3 में 15 क्या दर्शाता है। परिगण संख्या या इसे एक्सेशन नंबर भी कहते हैं। यह एक अनुक्रमिक संख्या है जो प्रत्येक अभिलेख या वस्तु को दी जाती है जब इसे डेटाबेस से जोड़ा जाता है। तो इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो वर्ष 1998 के 15वें अधिगण का प्रतिनिधित्व करता है। ये सही मान सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रदर्शनी डिजाइन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का सही अनुक्रम है। डिजाइन, योजना, स्थापत्य, उत्पादन, योजना, डिजाइन, उत्पादन, स्थापना, योजना, डिजाइन, स्थापना, उत्पादन और डिजाइन, उत्पादन, योजना, स्थापना। इस जो विकल्प इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प 2 सही है योजना, डिजाइन, उत्पादन और स्थापना। योजना, डिजाइन, उत्पादन और स्थापना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सापेक्षिक आर्द्रता के ज़्यादा मात्रा में होने से जैविक कलाकृतियों के लिए निम्नलिखित में से मुख्य हानि क्या होगी। क्रिजलिंग, कांस्य रोग, जंग या फफूंद लगना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा फफूंद लगना। भारतीय पुरातत्व संरक्षण में एक अलग संग्रहालय शाखा किस वर्ष बनाई गई। 1957 में, 1905 में, 1946 में, 1880 में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प 3 1946 ईस्वी में मार्टिन विलियम द्वारा ASA में एक अलग संग्रहालय शाखा बनाई गई। इस पेपर का अंतिम सवाल है जो प्रश्न है वो है
प्रकाश संवेदनशील वस्तुओं के लिए अनुशंसित प्रकाश स्तर 50 लक्स है। कारण आर में देके रखा है, प्रकाश संवेदनशील वस्तुओं को 50 लक्स के नीचे रखने से प्रकाश से होने वाला नुकसान खत्म हो जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प 3 सही है। ए और व्यक्ति रूप से सत्य है और ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों, इसी के साथ इस पेपर को मैंने मेरे ज्ञान के आधार पर आपको कोशिश की है कि सही उत्तर से रूबरू करवाऊँ। फिर भी इसमें कई प्रश्नों में आरपीएससी की जो आंसर की आएगी उसमें आपको ज़्यादा नहीं तो 1-2% में हो सकता है आपको विफलता मिले, बाकी आप अपनी आंसर की मिलाने पर ही पता लग सकता है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे भी भविष्य में कोई परीक्षा हुई संग्रहालय अध्यक्ष से संबंधित तो और विषय वस्तु और सामग्री लेके आएंगे इससे संबंधित। धन्यवाद।